Hello students, today we will discuss about the classification of resources. आज हम संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि संसाधन पर्यावरण के वे तत्व हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जब संसाधनों के वर्गीकरण की बात आती है तो हम मोटे तौर पर संसाधनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे पहला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, दूसरा है पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तीसरा वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण और चौथा प्रयोग के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट कैटेगरी को लेते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन किस प्रकार के होते हैं। देखिए, जब स्वामित्व की बात आती है तो स्वामित्व की दृष्टि से हम संसाधनों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, या हम कह सकते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स के अंतर्गत किसी व्यक्ति या उसके परिवार की संपत्ति, जैसे कि उसकी भूमि हुआ, भवन है, नकद धनराशि है, बैंक धनराशि है, ये सब जो है, साथ ही साथ इन सब भौतिक वस्तुओं के अलावा जो उस मनुष्य का सुगठित शरीर है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी मानसिक अवस्था है, उसकी दक्षता है, उत्तम चरित्र है, ये सब भी हमारे संसाधन कहलाते हैं। और अगर ये किसी एक व्यक्ति विशेष के हैं तो वो सब व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे, यानी इंडिविजुअल संसाधन रिसोर्सेज कहलाएंगे, क्योंकि उनका जो राइट है, उन संसाधनों पे जो अधिकार है, वो किसी एक इंडिविजुअल का है, एक व्यक्ति विशेष का है। दूसरी जो कैटेगरी इसके अंतर्गत आती है वो है राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स। देखिए, किसी प्रदेश या राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं, सारे नागरिकों के व्यक्तिगत संसाधन का प्रयोग और उस राष्ट्र की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकार है, जो सैन्य शक्ति है, उस देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, साथ ही साथ वहाँ उस देश के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनका उत्तम जो चरित्र है, वो सभी जो हैं राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत उस राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत संसाधन प्लस जो गवर्नमेंट सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस हैं वो सभी, साथ ही उसका व्यापार, उसका वाणिज्य, जो अन्य देशों के साथ उसके संबंध हैं आदि, ये सभी नेशनल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है विश्व संसाधन, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। देखिए, समस्त संसार की भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव के समृद्धि और कल्याण के लिए उपयोगी होती हैं, वे सभी जो है इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जो भी राष्ट्र हैं, विश्व के अंदर जितने भी देश हैं, उन सभी के जो संसाधन हैं, वो सभी संसाधन इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये 3 तो हुए स्वामित्व की दृष्टि से। कौन कौन से? व्यक्तिगत संसाधन यानी इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन नेशनल रिसोर्स, और तीसरा विश्व संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्स। अब जो दूसरी कैटेगरी है रिसोर्सेज की, वो है पुनः पूर्ति की दृष्टि से। देखिए, पुनः पूर्ति की दृष्टि से अगर हम संसाधनों को वर्गीकृत करना चाहें तो हम इसे 4 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन।
यानी जिनको प्रयोग करते हुए उनके गुणों को कायम रखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि उसके गुणों में वृद्धि की जा सकती है, वे सभी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम खाद यानी फर्टिलाइज़र्स, मैन्योर्स, उर्वरक, उनका प्रयोग करके कृषि भूमि को हज़ारों वर्षों तक कृषि के लिए उपयोगी रख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन की कैटेगरी में आएगी। यानी हम यूज़ भी कर रहे हैं और साथ ही उसके जो गुण हैं, यानी जो भूमि की फर्टिलिटी है, उसका इस गुण को मेंटेन किए जा रहे हैं कुछ चीज़ों का उपयोग करके, तो वो पुनः पूर्ति वाले संसाधनों के अंतर्गत आएंगी। दूसरा उदाहरण हम देखें तो नदियाँ सदा बहती रहती हैं और वे भी एक सतत संसाधन है। ठीक है, वनों को काटकर हम पुनः वृक्षारोपण कर सकते हैं, यानी वनस्पति है, हमने उसको अपने उपयोग के लिए काट लिया, तो हम उसकी जगह दूसरे वृक्षारोपण कार्य कर देंगे, तो वो फिर पेड़ बड़ा हो जाएगा, तो वो भी पुनः पूर्ति योग्य संसाधनों की अंतर्गत आते हैं, यानी उनकी क्षति पूर्ति होती रहती है। हमारी तीसरी कैटेगरी है पुनः आपूर्ति वाले संसाधन। देखिए, इसके अंतर्गत वे खनिज पदार्थ जो कि एक बार प्रयोग किए जाने पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सभी खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं। यानी इनकी एक बार इस्तेमाल होने के बाद फिर से सप्लाई करनी पड़ती है, आपूर्ति करनी पड़ती है। हम उनको मेंटेन नहीं रख सकते, हमें वो यूज़ आने के बाद नष्ट हो जाएंगे, तो हमें वापस उनकी ज़रूरत पड़ती है। वो पुनः आपूर्ति वाले संसाधन कहलाते हैं। अब तीसरा जो इसके अंतर्गत है वो है बारंबार प्रयोग के संसाधन, यानी एक से अधिक बार हम जिन संसाधनों को यूज़ कर सकें वो इस कैटेगरी में आते हैं। देखिए, इसमें धात्विक खनिज, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना आदि ये सभी संसाधन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनको रूप बदलकर बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इनसे बनी वस्तुएं टूट फूट जाने के बाद उनको दोबारा गलाकर धातु के रूप में प्रयोग ली जाती हैं। यानी एक बार हमने इनको यूज़ कर लिया, फिर वो टूट गई जो चीज़ मेटल की, उन्हें वापस हमने गला लिया और वापस किसी दूसरे रूप में परिवर्तन करके उसका हमने उपयोग में ले लिया। तो ऐसे सभी संसाधन क्या हैं? वो बार बार यूज़ वाले या बारंबार प्रयोग वाले संसाधनों की कैटेगरी में आते हैं। अगला है सनातन प्राकृतिक संसाधन। सनातन प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिसका मनुष्य प्रयोग करता रहता है और वो नष्ट भी नहीं होते, यानी कंटिन्यूटी, वो सतत चलते रहते हैं। देखिए, सौर शक्ति हुआ, महासागर हुआ, नदियों का जल हुआ, ये सारे जो है सनातन प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके जो गुण हैं वो उपयोग में लाने के बाद भी नष्ट नहीं होते। तो ये थी हमारी दूसरी कैटेगरी पुनः पूर्ति की दृष्टि से, जिसमें हम वापस एक बार दोहरा लेते हैं कि पुनः पूर्ति की दृष्टि से संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, दूसरा है पुनः आपूर्ति वाले संसाधन, तीसरा है बारंबार प्रयोग के संसाधन, और चौथा वर्गीकरण जो है इसका वो है सनातन प्राकृतिक संसाधन। अब आइए हम तीसरे क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं, जिसमें संसाधनों को वितरण की दृष्टि के आधार पर वर्गीकृत किया है। देखिए, वितरण और उपलब्धता की दृष्टि से जो रिसोर्स इकोनॉमिस्ट जिमरमैन थे, उन्होंने 4 प्रकार के संसाधन बताए हैं। पहला तो है सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन, जिसे हम इंग्लिश में यूबिक्विटीज कहते हैं। देखिए, सर्वगत और सर्वसुलभ संसाधन में बेसिकली
हमारी जो एनवायरनमेंट की गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो आती हैं कि ये हमें कहीं पर भी ईजिली उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये सभी चीज़ यूबिक्विटीज़ के अंतर्गत आती है। वितरण की दृष्टि से दूसरा जो संसाधन है वो है सामान्य सुलभ संसाधन, जिसे हम कहते हैं कॉमनैलिटीज़। इसमें कृषि उत्पादन योग्य भूमि, मिट्टी, जल, चारण भूमि यानी पशु चारण भूमि आदि को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा जो है वो है विरल संसाधन। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो केवल थोड़े से स्थानों पर हमें उपलब्ध होते हैं। एक लिमिटेड एरियाज होते हैं इनके, जहाँ पर ये संसाधन हमें उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, दूसरे मिनरल रिसोर्सेज हुए, जो हमें हर कहीं अवेलेबल नहीं होते, पर कुछ स्थानों पर ही हमें ये उपलब्ध होते हैं। चौथा है एकल संसाधन यानी यूनिक्विटीज़। सारे संसार में जो एक या दो स्थानों पर मौजूद हो वो एकल संसाधनों की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हमारे विश्व में ग्रीनलैंड में क्रायोलाइट धातु होती है। वो क्रायोलाइट धातु केवल ग्रीनलैंड में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो वो जो है एकल संसाधन के अंतर्गत आएगी, यानी केवल एक या दो स्थानों पे पाई जा रही है, सामान्यतः है या वो हमें उपलब्ध नहीं है। तो ये यूनिक्विटीज़ में आते हैं। तो वितरण की दृष्टि से 4 प्रकार का वर्गीकरण हुआ संसाधनों का। सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन यानी यूबिक्विटीज़, सामान्य सुलभ संसाधन कॉमनैलिटीज़, विरल संसाधन स्पर्स रिसोर्स, एकल संसाधन यूनिक्विटीज़। अब हम चलते हैं चौथे वर्गीकरण की ओर, जो है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संसाधन हम निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है अप्रयुक्त संसाधन, अनयूज्ड रिसोर्स। देखिए, किसी क्षेत्र में स्थित कोई संसाधन जब तक प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वह अप्रयुक्त संसाधन रहता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका में जब वेस्टर्न यूरोप से देशों से लोग आए, पश्चिमी यूरोपीय देशों से लोग आकर बसे थे, तो उनसे पूर्व हजारों वर्षों तक ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका में के कोयला भंडार अप्रयुक्त रहे, क्योंकि उत्तरी अमेरिका के आदिवासियों को उस कोयले की स्थिति और प्रयोग का कोई ज्ञान नहीं था, और यूरोप से जाकर बसे लोगों ने इसका प्रयोग शुरू किया। तो यानी यूरोपियों के आने से पहले तक वो संसाधन तो वहाँ यूएसए में मौजूद था, लेकिन वहाँ रहने वाले जो लोग थे उनको इसके प्रयोग का कोई ज्ञान नहीं था। क्योंकि प्रयोग का ज्ञान नहीं था तो वो उनके उपयोग में भी नहीं आ रहा था। तो उस टाइम तक वो जो कोयला संसाधन है अप्रयुक्त अनयूज्ड रिसोर्सेज के अंतर्गत आता था, और जैसे ही यूरोपीय आए उन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल नो हाउ से उस कोयले को यूज़ करना शुरू किया, तो वो उस समय उसके बाद अप्रयुक्त रिसोर्सेज से की कैटेगरी में न आकर प्रयुक्त संसाधन के अंतर्गत आने लगा। दूसरा जो वर्गीकरण है प्रयोग की दृष्टि से वो है अप्रयोजनीय संसाधन यानी अनयूजेबल रिसोर्स। देखिए, यदि कोई संसाधन वर्तमान तकनीक के अनुसार भविष्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है तो वह अप्रयोजनीय संसाधन है। यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, उस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के आधार पर हम भविष्य में किसी संसाधन को उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं तो वह अप्रयोजनीय संसाधन के अंतर्गत आएगा, अनयूजेबल रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। जैसे कुछ खाने हैं जो गहरी खाने हैं, वो इतनी गहरी हो गई हैं कि
वर्तमान तकनीक के द्वारा उनसे हमें खनिज प्राप्ति नहीं हो सकती, और तो वो हमारे लिए अप्रयोजनीय होगी। यदि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है कि हम उस गहरी खानों से भी हम खनिजों का दोहन कर सकते हैं, तो वो इसमें कैटेगरी में नहीं आएगी। पर वर्तमान में हमारे पास जो भी तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, उस ज्ञान के आधार पर उन गहरी पड़ी खानों से हम खनिजों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए अप्रयोजनीय यानी अनयूजेबल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। अगला जो प्रयोग की दृष्टि से वर्गीकरण है, संसाधन है, वो है विभव या संभाव्य संसाधन, मीन्स पोटेंशियल रिसोर्स। देखिए, किसी प्रदेश या क्षेत्र के वे पदार्थ जो संभवतः निकट भविष्य या आने वाले समय में प्रयोग किए जा सकते हैं, वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। यानी उन संसाधनों के उपयोग में लाने की संभावना है, वो कि इन फ्यूचर हम हमारे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज के द्वारा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा उन संसाधनों को उपयोग में ला सकते हैं, तो वो हमारे लिए संभाव्य संसाधनों के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि भारत की नदियों में जो जल बहता है, उसका पूरा उपयोग जल विद्युत के लिए नहीं किया जा रहा है वर्तमान समय में। बहुत से क्षेत्रों में तो जल विद्युत उत्पादन में क्षमता के केवल 2 या 3% भाग को ही प्रयोग करा है। यानी कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है जल विद्युत उत्पादन की, परंतु हम जो जल से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, वो मात्र वो जितनी क्षमता है उससे बहुत ही कम कर रहे हैं। यानी ओनली 2 और 3% भाग को ही हम प्रयोग में ले रहे हैं। पर नए नए निर्माण उद्योगों की स्थापना और संचार साधनों के विकास के साथ साथ बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए बहुत से क्षेत्रों में नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार भारतीय जल शक्ति का बहुत सा भाग अब संभाव्य बन गया है, जिसका निकट भविष्य में प्रयोग कर लिया जाएगा। यानी उस वस्तु के अंदर निकट भविष्य में संभावना है संसाधन के रूप में प्रयोग में आने की। तो ऐसी सभी वस्तुएं जो हैं विभव या संभाव्य संसाधन की कैटेगरी में आएंगी। उसके बाद जो है वो आता है अज्ञात या गुप्त संसाधन, यानी लेटेंट रिसोर्स। देखिए, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनके द्वारा या जिनका पूरा पूरा उपयोग मनुष्य को मालूम नहीं है। जब तक किसी पदार्थ का प्रयोग या गुण मालूम न हो, तब तक वह अज्ञात या गुप्त संसाधन कहलाता है। देखिए, कोई तत्व पृथ्वी पर मौजूद है तो ये निश्चित है कि उसमें कोई ना कोई गुण तो है ही, लेकिन मनुष्य को उन तत्वों को यूज करने वाला कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य को यदि उसका उपयोग या गुण मालूम ना हो, तो यानी वो अनभिज्ञ है मनुष्य उसके उपयोग गुण से, उसके लिए वो जो गुण है वो अज्ञात हैं। तो ऐसे सभी संसाधन जो मनुष्य के उपयोग, जिनको मनुष्य को उपयोग मालूम नहीं है, वे इस अज्ञात व गुप्त संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रबड़ वृक्ष का। रबड़ बेसिकली वृक्ष है अमेज़न बेसिन का। तो रबड़ वृक्ष का जो अमेज़न बेसिन के जो निवासी थे, ओरिजिनल निवासी थे, उनको इसका उपयोग मालूम नहीं था। और इसका उपयोग तब तक मालूम नहीं हुआ जब तक कि यूरोपीय देशों से लोग आकर वहाँ बसे नहीं। तकनीक के विकास होने पर रबड़ के रस को गर्म करके उसमें गंधक मिलाकर उसको वल्कनाइज करने की क्रिया मालूम हुई, और उसके बाद मोटर गाड़ियों में इसका उपयोग मालूम हुआ। ट्यूब टायर्स बनाने में इसका काम शुरू हुआ। तो ये तभी शुरू हुआ जब यूरोपियंस आके रहने लगे। उससे पहले ये रबड़ वहाँ पे मौजूद था अमेज़न बेसिन में, लेकिन वहाँ के निवासियों के लिए उसमें कोई ज्ञान, पूरा जो उपयोग था वहाँ के निवासियों को रबड़ का,
वो मालूम नहीं था, इसलिए ये उस समय तक अज्ञात या गुप्त संसाधन की कैटेगरी में, लेटेंट रिसोर्स की कैटेगरी में आता था। इसी प्रकार पेट्रोलियम भी 18वीं शताब्दी का तक अज्ञात बना रहा। धीरे धीरे जब इसका यूज़ मालूम शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में, तब ये रिसोर्स के रूप में काम आने लगा। गुण उसमें पहले भी मौजूद थे, परंतु वो लोगों के लिए वो जो गुण थे वो अज्ञात थे, वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये सभी जो आधार हैं वर्गीकरण के, इनके आधार पर हम संसाधनों को वर्गीकृत कर सकते हैं।